हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहली बार राहुल गांधी ने सीधे मोदी को करप्ट कहा। बोले 30,000 करोड़ रुपए दिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अब सीधे करप्शन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, डेसो एविएशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने कह दिया है कि अनिल अंबानी को 30% हर्जाना दिया गया। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या था कि रक्षा मंत्री इस समय दौड़ी दौड़ी फ्रांस गई है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिलाकर 30,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में डाले। वे देश के नहीं, अंबानी के चौकीदार है। अगर मोदी राफेल डील में भ्रष्टाचार को लेकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इस्तीफा दे। उधर फ्रांस की एक मैगजीन ने राफेल बनाने वाली दासो के आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से दावा किया है कि कंपनी के पास रिलायंस के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। हालांकि दासो ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अपने वादों पर कुछ बोलते नहीं हैं। देश में मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है। इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इस्तीफा देना चाहिए। दासो के आंतरिक दस्तावेजों से एक के बाद एक सच्चाई सामने आ रही है। एक बात साफ है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है। ये इकलौता कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दूसरे भी सामने आएंगे। हम राफेल पर भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते हैं, लेकिन अरुण जेटली ने जेपीसी की मांग ठुकरा दी। उधर फ्रांस को इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन मीडिया पार्ट ने बुधवार को दावा किया कि रिलायंस डिफेंस से समझौता करने के अलावा दासो के पास कोई और विकल्प नहीं था। दासो के आंतरिक दस्तावेज से इसकी पुष्टि होती है। हालांकि दासो ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी ने स्वतंत्र रूप से रिलायंस का चयन किया, इसके लिए कोई दबाव नहीं था। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने बयान दिया कि भारत सरकार ने ही रिलायंस का नाम प्रस्तावित किया था। ऐसे में दासो के पास भारत की दूसरी रक्षा कंपनी चुनने का विकल्प नहीं था। पिछले महीने फ्रांस सरकार और दासो ने ओलांद के दावे को खारिज कर दिया था। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी ओलांद के दावे को विवादास्पद और गैर जरूरी बताया था। मंत्रालय ने कहा था कि भारत ने ऐसी किसी कंपनी का नाम नहीं सुझाया था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक समझौते में शामिल फ्रेंच कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 50% भारत को बतौर ऑफसेट या री इन्वेस्टमेंट देना था। भारत ने फ्रांस की दासो एविएशन के साथ 36 राफेल फाइटर जेट की डील की है। इसका बजट 59,000 करोड़ रुपए है। इस डील में मेंटेनेंस पार्टनर भारत की प्राइवेट कंपनी रिलायंस डिफेंस है। भारत के पासपोर्ट की इज्जत एशिया के सबसे छोटे देश से भी कम। जानिए कहाँ है हम। अक्सर अपने सोशल मीडिया पर यह सुना होगा कि मोदी सरकार के आने के बाद भारत का पासपोर्ट बेहद ताकतवर हो गया है, लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है वो इसके उलट है। भारत के पासपोर्ट की इज्जत पासपोर्ट इंडेक्स में एशिया के सबसे छोटे देश मालदीव से भी कम है। हिंद महासागर के द्वीप में स्थित इस देश की न केवल जनसंख्या कम है बल्कि क्षेत्रफल भी बहुत कम है, मगर इस देश का पासपोर्ट भारत से भी मजबूत है। भारत के पासपोर्ट पर आपको जहां सिर्फ 60 देशों में बिना वीजा के जाने की सुविधा मिलती है, वहीं मालदीव जैसे छोटे देश के पासपोर्ट पर दुनिया के 87 देश बिना वीजा के लोगों को आने की सुविधा देते हैं। इस सुविधा को वीजा ऑन अराइवल कहते हैं, लेकिन मोदी जी ने बाकी चीजों की जगह इस सुविधा का नाम ई टूरिस्ट कर दिया है। इस सुविधा में आपको संबंधित देश के लिए उड़ान भरते समय अलग से वीजा लेकर चलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि पहुंचने पर संबंधित देश वीजा मुहैया कराता है। अमेरिकी फर्म हेनले की ओर से जारी ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में जहां मालदीव को 58वीं रैंक मिली है, वहां भारत को इससे काफी कम 81वें स्थान से संतोष करना पड़ा है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग पड़ोसी देशों से जरूर मजबूत है, साथ ही पिछले साल की तुलना में भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में 6 पायदान का भी इजाफा हुआ है। वर्ष 2017 में भारत 87वें स्थान पर था। वर्ष 2018 की रैंकिंग हर वर्ष की तरह अमेरिकी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने जारी की है। इस फर्म की ओर से देखा जाए कि किस देश के पासपोर्ट पर कितने देश मुफ्त और आसानी से वीजा देते हैं, उसके आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। जिस देश के पासपोर्ट पर सबसे ज्यादा देश वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देती है, उस देश को पासपोर्ट ज्यादा शक्तिशाली यानी पावरफुल माना जाता है। जापान का पासपोर्ट नंबर 1। जापान के पासपोर्ट को नंबर 1 रैंकिंग नसीब हुई है। जापान के पासपोर्ट पर दुनिया के 190 देश वीजा ऑन अराइवल देते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर जर्मनी, फ्रांस और संयुक्त कोरिया है।
इन देशों के पासपोर्ट पर क्रमशः 189 और 188 देश वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। इसी तरह चौथे स्थान पर डेनमार्क, इटली, स्वीडन, स्पेन, पांचवें स्थान पर नॉर्वे, यूके, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पोर्टुगल और यूएस है। पांचवें नंबर के इन सभी देशों के पासपोर्ट पर 173 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। पड़ोसी देशों का क्या है हाल? भारत की तुलना में चीन का पासपोर्ट मजबूत है। चीन 71वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 104, श्रीलंका 99 और बांग्लादेश 100वें नंबर पर है। भारतीयों को दुनिया के 60 देश बिना वीजा के आने की अनुमति प्रदान करते हैं। इनमें एशिया में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मकाओ, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। वहीं अफ्रीका में इथोपिया, केन्या, बेनीना, यूरोप के सर्बिया, यूक्रेन, ट्यूनिशिया, टोगो, सोमालिया आदि देश, वहीं अमेरिकी महाद्वीप के बोलिविया, इक्वाडोर, सूरीनेम जैसे देश बिना वीजा के आने की अनुमति देते हैं। इसी तरह से मध्य पूर्व के देशों में ईरान, जॉर्डन, कतर और अर्मेनिया में भी भारत के पासपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल सुविधा प्रदान करते हैं। कैरिबियाई देशों की बात करें तो ब्रिजिट, वर्जिन आइसलैंड, जमैका, सेंट लूसिया जैसे देश ये सुविधा देते हैं। मोदी राज में महिलाओं से दफ्तरों में बदसलूकी के मामले 54% बढ़े। योगी की यूपी का हाल सबसे खराब। कार्यस्थल और दफ्तरों में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे गंभीर है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद 6 राज्य ऐसे हैं जहां उत्पीड़न के 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में स्थिति बेहतर कही जा सकती है। देश में कार्यस्थल और दफ्तरों में महिलाओं से बदसलूकी और यौन उत्पीड़न के मामले 54% तक बढ़ गए। 2014 में 371 मामले सामने आए, जो 2017 तक बढ़कर 570 पर पहुंच गए। इस साल जुलाई तक ऐसे 533 नए केस सामने आए हैं। महिलाओं से यौन उत्पीड़न के ये आंकड़े राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW को मिली शिकायतों से सामने आई है। हकीकत में ऐसे केसों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 यानी कि निफ्टी में सूचीबद्ध कंपनियों में वित्त वर्ष 2017-18 में यौन उत्पीड़न की 588 शिकायतें सामने आई है। इनमें सबसे ज्यादा 244 शिकायतें IT सेक्टर की कंपनियों से जुड़ी थी। सबसे ज्यादा 101 केस विप्रो, 99 केस ICICI बैंक, 77 केस इन्फोसिस और 62 केस TCS से सामने आई थी। हालांकि बड़ी कंपनियों में अच्छी बात यह है कि ऐसी शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। निफ्टी से जुड़ी छोटी कंपनियों में मामले में बीते वित्त वर्ष में सिर्फ 2 से 3% शिकायतों का ही निपटारा नहीं हो पाया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि दफ्तर के अलावा नौकरी या काम से जुड़ी अन्य जगहों पर भी महिला कर्मचारियों को बदसलूकी का शिकार होना पड़ता है। बीते 2 साल में ऐसे मामले 26% तक बढ़े हैं। 2014 में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ बदसलूकी को 5 से 26 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 57 मामले दफ्तर में सामने आए, वहीं 469 मामले अन्य जगहों पर सामने आए। 2016 में इन केसों की संख्या 665 रही थी। इनमें 142 मामले ऑफिस में और 523 मामले ऑफिस के काम से जुड़ी दूसरी जगहों पर सामने आए। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक 70% से ज्यादा महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज नहीं कराती। ये तथ्य भी सामने आया कि ज्यादातर कंपनियां यौन उत्पीड़न के मामले में गंभीर रुख नहीं अपनाती। सर्वे में 65% से ज्यादा महिलाओं का मानना था कि ज्यादातर मामलों में जांच के लिए बनी आंतरिक शिकायत समिति पारदर्शिता और गंभीरता नहीं बरतती है। महिलाएं नौकरी गंवाने के डर, प्रतिष्ठा और सीनियर के ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उत्पीड़न के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाती। छत्तीसगढ़ का सबसे भला आदमी पॉलिटिक्स में, रुचिर गर्ग कांग्रेस में शामिल। छत्तीसगढ़ के सबसे शरीफ आदमी राहुल गांधी से भी ज्यादा सीधे और सच्चे लेकिन विचारों के बेहद प्रखर जाने माने पत्रकार, एक से एक बड़े नक्सलियों के साक्षात कर चुके, उन नक्सलियों के भी जिनकी लोकेशन तक देश की सारी खुफिया संस्थाएं मिलके पता नहीं चला पाती। रुचिर एडिटर्स गिल्ड के भी सदस्य है, लेकिन बेहद सरल इंसान है। ऐसे इंसान ने राजनीति करने का बीड़ा उठाया है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रुचिर गर्ग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने राजधानी दिल्ली में अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने पार्टी की सदस्यता ली। रुचिर गर्ग ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए काम करना ही उनकी प्राथमिकता होगी।
उन्होंने कहा कि 30 साल की पत्रकारिता में मुझे ऐसा लगा कि सक्रिय राजनीति में रहते हुए और बेहतर तरीके से समाज सेवा हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार रुचिर गर्ग ने बातचीत में कहा, जनता के जिन सवालों का जवाब मैंने पत्रकारिता के जीवन में ढूंढने का प्रयास किया है, राजनीति में आकर उसी को विस्तार देने की कोशिश करूंगा। चुनाव लड़ने के सवाल पर रुचिर गर्ग ने कहा कि फिलहाल इस पर निर्णय नहीं हुआ है। रुचिर गर्ग की सदस्यता ग्रहण करने के दौरान प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और भूपेश बघेल भी दिल्ली में मौजूद थे। दिल्ली में चंद्रपुर के किसान नेता राम कुमार यादव ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। रुचिर गर्ग की सियासी पारी शुरू होने की अटकलें कुछ दिनों से जोरों पर थी। उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं भी तेज थी। गौरतलब हो कि शुक्रवार को वो रायपुर से दिल्ली गए थे। इसके साथ ही उनके राजनीति में प्रवेश करने की खबर ने जोर पकड़ लिया था। अटकलें है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो रायपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि रुचिर गर्ग पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य भी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से रुचिर को पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था। अब मंत्रालयों में बॉस बनेंगे अडानी अंबानी के लोग, बनाना रिपब्लिक की दिशा में एक और कदम। भारत में अडानी अंबानी जैसे धना सेठों को अब सरकार में पैठ बनाने का मौका मिल गया है। मोदी सरकार ने एक कानून बदला है जिसके मुताबिक अब IAS अफसर बनने के लिए UPSC की परीक्षा पास नहीं करनी होगी, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के अफसर भी ब्यूरोक्रेट बन सकेंगे। इस कदम से कॉर्पोरेट के प्रतिनिधि मंत्रालयों में घुस जाने की आशंका बढ़ गई है। लैटरल एंट्री के जरिए सरकार ने इस योजना को नया रूप दिया है। रविवार को इन पदों पर नियुक्ति के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि DOPT के लिए विस्तार से गाइडलाइंस के साथ अधिसूचना जारी की गई। इससे पहले भी सरकार के नीति निर्माण में प्राइवेट लोगों को दखल रहता था। पैसे के दम पर उद्योगपति राज्यसभा की सीट खरीद लेते थे या अपनी नजदीकी लोगों को जितवा देते थे। ये लोग जुगाड़ से उन संसदीय समितियों के सदस्य बन जाते थे जो इस पर नीतियां बनाती थी। उदाहरण के तौर पर विजय माल्या सुब्रमण्यम स्वामी की पार्टी से राज्यसभा सदस्य बने और उसके बाद उड्डयन मंत्रालय की स्थायी समिति में आ गए। यहाँ वो अपने कारोबार से जुड़ी नीतियों की समीक्षा करने में सक्षम थे। शुरू से ही PM नरेंद्र मोदी ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री के हिमायती रहे हैं, इसलिए सरकार अब इसके लिए सर्विस रूल में जरूरी बदलाव भी करेगी। DOPT की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति होगी। इनका टर्म 3 साल का होगा और अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो 5 साल तक के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है। इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई है, जबकि न्यूनतम उम्र 40 साल है। इनका वेतन केंद्र सरकार के अंतर्गत ज्वाइंट सेक्रेटरी वाला होगा। सारी सुविधा उसी अनुरूप ही मिलेगी। इन्हें सर्विस रूल की तरह काम करना होगा और दूसरी सुविधाएं भी उसे अनुरूप मिलेगी। मालूम हो कि किसी मंत्रालय या विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद काफी अहम होता है और तमाम बड़े नीतियों को अंतिम रूप देने में या उसके अमल में इनका अहम योगदान होता है। आवेदन देने की अंतिम तारीख 30 जुलाई। इनके चयन के लिए बस इंटरव्यू होगा और कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में बनने वाली कमेटी इनका इंटरव्यू लेगी। योग्यता के अनुसार सामान्य ग्रेजुएट और किसी सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में 15 साल काम का अनुभव रखने वाले भी इन पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन में योग्यता इस तरह तय की गई है कि उस हिसाब से कहीं भी 15 साल का अनुभव रखने वालों की सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेसी में डायरेक्ट एंट्री का रास्ता खुल गया है। शुरुआती पहल के अनुसार अभी सरकार 10 मंत्रालयों में एक्सपर्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी को नियुक्त करेगी। ये 10 मंत्रालय और विभाग है: फाइनेंस सर्विस, इकोनॉमिक अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, पर्यावरण, रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल एविएशन और कॉमर्स। इन मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति कर विशेषज्ञता के हिसाब से ही पोस्टिंग होगी। ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री का पहला प्रस्ताव 2005 में ही आया था, जब प्रशासनिक सुधार पर पहली रिपोर्ट आई थी, लेकिन तब इसे सिर से खारिज कर दिया गया। फिर 2010 में दूसरी प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में भी इनका अनुशंसा की गई, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आते ही सब बदल गया और प्राइवेट सेक्टर के अफसरों के लिए मंत्रालयों के दरवाजे खुल गए। सूत्रों के अनुसार ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस प्रस्ताव पर विरोध और आशंका दोनों रही थी, जिस कारण इसे लागू करने में इतनी देरी हुई। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।